नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम शास्त्र में है प्रकरण नंबर 2 हमारे आसपास क्या की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम अपने आसपास जमीन, वातावरण, पानी, पशु पक्षी, वृक्ष इत्यादि को देखते होंगे। तो इसको देखकर हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते होंगे कि ये सब वस्तुएं जो है इनका उद्भव कैसे हुआ और इन सब वस्तुओं का समावेश किस में होता है। उसी तरह धनवीर नाम का लड़का है जो अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा है। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। धनवीर ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। सबसे विशेष बात यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूलन, तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने के प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुए हैं। मतलब कि बच्चों, जो सौर परिवार है उसके सदस्यों में जो है पृथ्वी का समावेश होता है और अन्य जो पृथ्वी के अलावा जो सदस्य हैं उन पर मानव जीवन आज तक संभव नहीं हुआ है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के स्वरूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का ही एक भाग है जो पिघलकर कहाँ गिरा, अवकाश में, और वो धीरे धीरे क्या पड़ने लगा, वो आग का गोला ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव्य स्वरूप में और बाद में ठोस स्वरूप में रूपांतरित हो गए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं और जिन तत्वों का द्रव्य स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे जलावरण के रूप में पहचानते हैं और जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम वातावरण के रूप में पहचानते हैं। फिर भी रहने के लिए कठोर सत्ता, पीने के लिए पानी और श्वास लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ है जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। इस तरह पृथ्वी पर 4 आवरण अस्तित्व में आए। कौन कौन से? तो बच्चों, मृदावरण, मृदावरण में किसका समावेश होता है? तो ठोस स्वरूप का। जलावरण, जलावरण अर्थात द्रव्य स्वरूप जिसमें पानी का समावेश होता है। और वातावरण अर्थात आकाश जिसको तुम जानते हो। और जीवावरण अर्थात कि ये जो जीव सृष्टि है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब का समावेश होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी चर्चा करेंगे? तो मृदावरण की चर्चा करेंगे। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। मृदा अर्थात मिट्टी और आवरण अर्थात सतह या परत। पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है जिसके कारण वह घनावरण और शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किमी जितनी मोटी है। यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे द्रव्यों की बनी हुई है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। कभी काल प्रश्न पूछाता है बच्चों कि मैग्मा किसे कहते हैं?
तो पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी, दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी की यह सतह फटती नहीं है। जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता है वहाँ सतह टूट जाती है, जिसे ज्वालामुखी फटा ऐसा कहते हैं। माँ, यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? इस तरह बच्चों धनविन की माँ ने जो है वो मृदावरण के बारे में धनविन को बताया। तब दूसरा प्रश्न जो है वो क्या पूछता है, माँ ये मृदावरण जो है ये ज़मीन सतह ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? तो धनविन की माँ क्या जवाब देती है कि यदि मृदावरण ना होता तो हम अपना मकान किस पर बनाते? पीने का पानी या भोजन के लिए खेती, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल, ये मृदावरण के बिना कैसे संभव हो सकते हैं? आज तक हमने अपने मृदावरण के बारे में जो बातें की उसके आधार पर मृदावरण में किस किस का समावेश हो सकता है उससे संबंधित चित्र बनाए। तो बच्चों किसका समावेश हो सकता है? जैसे कि उद्योग धंधे हुए, खेती हुए, मकान हुए, ये सब का समावेश किस में होगा? तो मृदावरण, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं होगी तो ये सब वस्तुएं, ये सब जो खनिज, जंगल, खेती, उद्योग धंधे और मकान ये सब संभव नहीं है। अब दूसरा है जलावरण। आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बतलाऊं। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे जलावरण से के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए हैं। तो बच्चों पृथ्वी पर जलावरण का प्रमाण कितना है, कितने प्रतिशत है? तो 71%। बाकी 29% क्या है बच्चों? क्या है? वो मृदावरण है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जलावरण में विशाल भंडार रखने वाले भाग अर्थात महासागर, जिसे हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। तो बच्चों एक प्रश्न ये भी बनता है कि महासागर कितने हैं? तो महासागर 4 हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भू विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार समुद्र, सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर खूब विशाल और गहरे हैं। कहीं कहीं पर तो 10 से 11 किमी जितनी गहरी खाइयाँ भी आई हुई है। महासागर की सतह पर पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश या खाइयाँ भी आई हुई है। माँ, इन समुद्रों में कितना पानी होगा? वह तो खारा होता है, तो हम उसे किस तरह उपयोग कर सकते हैं? यह प्रश्न कौन पूछता है? तो धनविन पूछता है अपनी माँ से। हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्रों में आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3/4 भाग पानी दोनों ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ है। शेष पानी का कुछ भाग सरोवरों में, कुछ भाग नदियों में, कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है। पीने लायक पानी का बहुत ही कम है। यह मीठा पानी जलावरण की भेंट है। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा, जिसे वृष्टि के लिए वाष्प समुद्रों में से आती है। समुद्रों में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ प्राप्त होती हैं।
जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी तरह से समुद्र में भी जीव सृष्टि आई हुई है। महासागरों की लहरें, प्रवाह और ज्वार भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। विद्युत शक्ति बच्चों कौन सी शक्ति? तो बिजली। इसके अलावा जो जलावरण है उसका उपयोग कहाँ हो सकता है? तो जलमार्ग के रूप में हो सकता है। तो बच्चों, हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि अगर समुद्र नहीं होता तो क्या होता? तो बच्चों, समुद्र नहीं होता तो पहले तो हमें पीने लायक पानी नहीं मिलता। दूसरी वस्तु क्या? तो हमें जलमार्ग का अभाव होता और जो खनिज, नमक, मछलियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं वो हमें नहीं प्राप्त होती। इस तरह समुद्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। बच्चों, इसके बाद हम तीसरे आवरण की चर्चा करेंगे, वातावरण। जिस तरह हमने मृदावरण की चर्चा की, फिर जलावरण की चर्चा की, अब तीसरा आवरण आता है वातावरण। पृथ्वी के चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किमी तक फैला हुआ है। मतलब कि बच्चों, जो गैस स्वरूप में या हवा स्वरूप में आवरण है उसे वातावरण कहते हैं। वो पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किमी में फैला हुआ है? तो 1600 किमी में फैला हुआ है। यह मृदावरण और जलावरण की तरह इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। जिस तरह बच्चों हम मृदावरण मतलब ज़मीन को देख सकते हैं, जलावरण अर्थात पानी को देख सकते हैं, लेकिन वातावरण को हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वह क्या है? गैसीय स्वरूप में है। इसके लिए वातावरण में विविध गैसें, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण और सूक्ष्म जीव जंतु भी मिले होते हैं। वातावरण कैसा है? रंगहीन है, स्वादहीन है और सुगंध रहित है। उसमें ठोस, द्रव्य, गैस तत्वों का समावेश होता है। उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन, 21% जितना ऑक्सीजन और 1% जितनी अन्य गैसें आई हुई हैं। पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वातावरण में अधिकांशतः गैसों का प्रमाण कम होता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से हवा के निम्न स्तर में वह अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने पर कम होता जाता है। ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। बच्चों, जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है उससे रक्षण कौन सी गैस करती है? तो ओजोन गैस करती है। यह गैस मुख्य रूप से खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती हैं। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है। वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी है। गर्मी में वाष्प बन करके पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। वाष्प के जमने की क्रिया को घनीभवन कहा जाता है। कभी काल बच्चों प्रश्न पूछाता है कि घनीभवन किसे कहते हैं? तो वाष्प जमने की क्रिया को घनीभवन कहते हैं। घनीभवन के कारण ही बरसात, ओस, हिम, ओले आदि वाष्प के स्वरूप बनते हैं। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि का वातावरण पर प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को मिलते हैं। इन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश और सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता। रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती हैं और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए तो रेडियो, दूरदर्शन का प्रसारण संभव हो सका है। बच्चों, अगर वातावरण ना हो तो हम जो बोलते हैं या जो सुनते हैं वो संभव नहीं होता।
अब सुनो, इन 3 आवरणों के कारण पृथ्वी के ऊपर चौथे आवरण जीवावरण का अस्तित्व है, जिसे हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों 3 आवरण हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? मृदावरण, जलावरण और वातावरण। अब चौथा जो आवरण है वो है जीवावरण। तो बच्चों पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण का एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुएं जीवावरण में से प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व का और निर्वाह का आधार जीवावरण है, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? अजैविक और जैविक। अजैविक विभाग में मृदावरण, जलावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन का समावेश होता है। तो बच्चों इतनी बात हमको पता चले क्या कि जीवावरण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अजैविक और जैविक। जैविक विभाग में जो है बच्चों मृदावरण, जलावरण और वातावरण का समावेश होता है, और जैविक विभाग है जो है जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन का समावेश होता है। तो बच्चों प्रश्न पूछाता है कि जीवावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवावरण को 2 भागों में बांटा गया है, अजैविक और जैविक। कभी प्रश्न पूछाता है अजैविक भाग में किस किस का समावेश होता है? तो अजैविक जो विभाग है उसमें मृदावरण, जलावरण और वातावरण का समावेश होता है। और जैविक विभाग में किस किस का समावेश होता है? तो जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं का समावेश होता है। मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदूषित करे तो इन आवरणों को नुकसान होगा क्या? आप सोचो, अगर मनुष्य है वो अपने कार्यों के लिए पृथ्वी को प्रदूषित करे तो इन आवरणों को कुछ नुकसान होगा क्या? तो इसका उत्तर है बच्चों हाँ। अब हम बच्चों मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों मनुष्य अपने विकास के लिए ना जाने कितनी प्रवृत्तियां जाने अनजाने करता है, जिससे अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। शहरों और गांवों की अशुद्धियां और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों का बर्फ पिघलने लगा है। जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रसायन युक्त पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है, जो जलावरण के लिए भयजनक है। उद्योगों, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है तो वाहनों के अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है। वृक्षों को काटने से CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं बच्चों, का प्रमाण बढ़ जाता है। CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ता है। इस तरह वातावरण पर मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की जो पोषक कड़ी है वो प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है। तो बच्चों जो मानव आर्थिक प्रवृत्तियां या अन्य प्रवृत्तियां करता है उनका जो है वो क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? तो मृदावरण पर भी पड़ता है,